नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे घातांक की। 7वें वर्ग के में एक अध्याय है, चैप्टर 8, उसमें घातांक की चर्चा की गई है। आइए हम जानते हैं ये क्या है। इसकी शुरुआत बच्चों आइए हम एक कहानी से करते हैं। आपने शतरंज तो देखा ही है, चेस खेला है क्या आपने कभी? विद्यालय में भी उपलब्ध है। शतरंज का खेल आपने खेला है? बिल्कुल, ये जो खेल है इसका आविष्कार अपने भारत में ही हुआ है। अपने भारत का ही ये खेल है, यहीं पर इसका खोज हुआ है। बताइए उसमें कुल कितने खाने होते हैं, पता है आपको? बिल्कुल, ब्लैक और व्हाइट मिलाकर सब कुल खानों की संख्या कितनी होती है? 64 खाने होते हैं। तो कहानी ये है कि शतरंज का जिसने आविष्कार किया था, खेल बहुत लोकप्रिय हुआ और जिस राज्य में वो था उसके राजा को पता चला कि हमारे ही किसी प्रजा ने इस खेल का आविष्कार किया है। तो उस आविष्कारक को बुलाया गया कि भाई तुम इतना अच्छा खेल का आविष्कार किए हो, बहुत ही मनोरंजक है और ज्ञानवर्धक है, तो हम आपको इनाम देंगे। मांगिए, जो मांगना चाहते हो मांग लो, हम इनाम में तुम्हें देंगे, जो मांगोगे आज मिलेगा। ये सुन करके जिसने इस खेल का आविष्कार किया था वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ऐसा क्यों है भाई? तुम जो मांगोगे मैं पूर्ति करूंगा। ऐसा मत सोचो कि मांगने के बाद नहीं मिलेगा। सर झुकाने की बात नहीं है, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा, हुजूर हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्रत्येक खाने में जितने भी खाने हैं शतरंज के, उसमें हमें गेहूं के दाने दें और इस प्रकार से दें कि पहले खाने में सबसे पहला जो घर है उसमें 1 दाना और प्रत्येक अगला घर में इसे आप दुगना कर दें। यानी कि जब दूसरे खाने में आप दें तो हमें दें 1 गुना 2 मतलब 2 दाना। अगले खाने में जब दें तो फिर से हमें उसमें 2 से गुना करके अर्थात कितना दाना? 4 दाना दें। पुनः इसी प्रकार से जब अगले खाने में दें तो आप 2 से गुना करके 8 दाना दें और इसी प्रकार से अगले खाने में पुनः 2 से गुना कर 16 दाना दें और इसी प्रकार हमारे 64 खानों में अब गेहूं का दाना दें। राजा ऐसा सुन करके आग बबूला हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि मूर्ख, ये भी कोई मांगने की चीज़ है? गेहूं के दाने, वो भी मात्र 64 खानों में? हम तो तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, कुछ महंगा इनाम मांगो, हमारा मजाक मत उड़ाओ। वो क्रोधित हो गया कि तुम ये तुच्छ सा चीज मांग करके हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आविष्कारक ने कहा, हुजूर बस इतना ही आप पूरा कर दें तो हम धन्य हो जाएंगे। अब बच्चों जरा आप बताइए, क्या राजा दे पाया होगा इतने दाने गेहूं के? बताइए, आप विचार कीजिए, आगे बढ़ाइए जरा इसे, 64 खानों तक ले चलिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर बार 2 का गुना करना पड़ेगा। शुरू किए थे 1 से तो लगभग 63 बार गुना करना पड़ेगा 2 को। 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे बार बार 63 टाइम, 63 टाइम। और आप जरा पता करने का प्रयास कीजिए कि जो संख्या प्राप्त होगी उतनी बार गुना करके वो कौन सी संख्या होगी। सोचा आपने बच्चों, वह कौन सी संख्या होगी? आपने बोर्ड पर एक संख्या लिखी है, बड़ी सी संख्या आपको दिख रही है, 92, 23, 37, 20, 36, 85, 47, 75, 809। ये जो इतनी बड़ी संख्या आई है, ये सबसे अंतिम खाने में गेहूं के दानों की संख्या है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। जो इसे जरा पढ़ कर देखें, आप अंदाज लगाएं कि ये कितनी बड़ी संख्या है। तो आपको क्या लगता है, क्या राजा उसकी मांग को पूरा कर पाया होगा? बिल्कुल, आपस में विचार करें आप और इस तथ्य पर पहुंचें कि एक छोटी सी संख्या जिसे बार बार यदि गुना किया जाए किसी एक संख्या से,
या उसी से, तब वो कितनी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है, मात्र 64 ही बार में। अभी जो बार बार गुना करने की बात आ रही है, तो हम लोग आपस में कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि ये जो बार बार गुना करने की बात आ रही है, क्या हर बार इतना बार लिखते हैं हमें, या इसके लिखने का कोई तरीका भी है। आपने इसके पहले की कक्षा में बहुत सारा जैसे क्षेत्रफल, आयतन जैसी चीज़ें आपने पढ़ी है, और आपने देखा होगा कि जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे हम, तो मीटर और मीटर को गुना करके मीटर को इस प्रकार से लिखते थे, या सेंटीमीटर सेंटीमीटर को यदि गुना कर रहे थे तो हम उसे पढ़ रहे थे सेंटीमीटर, और इस प्रकार से घन सेंटीमीटर पढ़ा था आपने। तो ये जो लिखने का तरीका है, जो आप क्षेत्रफल या आयतन में लिख रहे थे, क्या इसी तरीका का प्रयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है? तो गणित में कहता है, यदि किसी एक ही संख्या को बार बार गुना करना हो आपको, तो आप उतनी बार ना लिख करके उसे थोड़े संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो आप लिख सकते हैं 2 और कितनी बार? 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पर दे दें 4। कोई भी संख्या जैसे लिखा हुआ है हमारा 13 गुना 13 गुना 13 गुना, और इस प्रकार कई बार लिखा हुआ है, तो गणित कहता है कि इसके लिखने का एक संक्षिप्त रूप भी है, संक्षिप्त तरीका भी है। तरीका क्या है? आप लिख लें 13, और 13 को 13 से ही बार बार गुना किया जा रहा है, तो आप गिने कि कितनी बार गुना किया गया है? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप लिख दें इस प्रकार से, और इसे पढ़ा जाएगा 13 के पावर 7, इसे पढ़ा जाएगा 2 के पावर 4, या पावर को आप घात भी कह सकते हैं, 2 का घात 4, 13 का घात है कितना? 7। इस प्रकार कोई भी संख्या यदि लिखा गया है हमारा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, किसी भी संख्या को कभी भी अगर बार बार उसी से गुना किया जा रहा हो, तो उसे हम लोग संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? a तो लिखेंगे ही, और इसका गुणा a के साथ ही कितनी बार किया गया? 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a का घात 5। यदि हम लोग करते हैं x गुना x गुना x गुना x गुना कई बार किया m बार, तो इसे हम लोग संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? x तो है ही, और इसके घात के रूप में लिखेंगे m। इससे क्या समझ में आ रहा है कि x को x से ही गुना किया गया है, कितनी बार? m बार। जैसे हमने लिखा है 22 गुना 22 गुना 22 गुना 22 n बार। तो अब आप अपनी कॉपी पर खुद लिखिए कि इसे संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाएगा। लिख लीजिए खुद से, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। इसे हम लिखेंगे 22 और घात के रूप में लिखेंगे कितनी बार है? जितनी बार वो आया है, तो यहाँ n टाइम्स आ रहा है, तो घात के रूप में हम लोग लिख देंगे n। तो इस प्रकार आपने देखा कि संख्या कोशि से गुना करने से कितना फर्क पड़ता है, कितना बड़ा बड़ा आंकड़ा प्राप्त होता है। एवं यदि किसी संख्या को बार बार गुना किया जा रहा है, तो उसे संक्षिप्त रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार से लिखा जा रहा है। जैसे ये यदि लिखा गया है, तो इसे हम लोग घातीय संकेतन के रूप में लिखते हैं 3 का घात 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो हमने घातीय संकेतन लिखा, इसमें ये जो 3 है बच्चों, जिसका उसी से बार बार गुना हो रहा है, इसे हम लोग आधार या बेस कहते हैं, आधार या बेस। और ये जो 6 है, ये किस रूप में आया है? घात के रूप में आया है, तो इसे हम लोग घात वाला अंक मतलब घातांक कहते हैं।
अंग्रेजी में इसे ही एक्सपोनेंट कहा गया है, कहीं कहीं पावर भी कहा गया है। जैसे हम लोग यदि कहते हैं ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, तो इसे हम लोग संकेतन में कैसे लिखेंगे? घात के रूप में। बार बार गुना हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, और घात के रूप में लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ जो ए है आपका, ये बेस या आधार कहलाया, और ये जो 4 है ये आपका एक्सपोनेंट या घात कहलाता है। तो आशा है अब आप किसी भी छितराए हुए संख्या को, विस्तार रूप में लिखे हुए संख्या को घातीय संकेतन के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ अब आप ये भी बता पाएंगे कि कौन आधार है और कौन घात का अंक है, अर्थात घातांक है, और उसका अर्थ भी आप समझेंगे। कहीं पर लिखा हुआ है x पर पावर n, तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि x आधार है, बेस है। इसमें से यदि हमें पहचानने कहा जाए कि x पर पावर n में आधार कौन है और घातांक कौन है, तो आप आसानी से पहचान पाइएगा कि आधार कौन है बच्चों? x, और घातांक कौन है? n। मतलब क्या है इसका? कि x को x से ही गुना किया जा रहा है। कितनी बार किया जा रहा है वो इसका घातांक बताएगा। n है तो n बार किया जा रहा है। क्या? गुणा। किसको? x को। किससे? x से ही। आधार को आधार से। यदि बात करें कि इसे कैसे पढ़ा जाएगा, तो आप तो सुन ही रहे हैं, स्टार्ट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसे पढ़ा जाएगा x का पावर n, इसे पढ़ते हैं a का पावर 4, इसे पढ़ते हैं 3 का घात 6। पावर कहिए या घात कहिए, एक ही बात है। कुछ चीज़ों का स्पेशल नाम है। जैसे हम लिख दें यदि 7 गुणा 7 मात्र 2 बार, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, कहेंगे 7 का घात 2, या इसे 7 का वर्ग भी कहा जाता है, स्क्वायर्ड कहा जाता है। स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर या स्क्वायर्ड कहिए। इसी प्रकार यदि किसी को 3 बार गुना किया जाए, यानी 7 का घात यदि 3 हो, 7 के पावर में यदि 3 हो, तो इसे हम लोग 7 का घन भी कहते हैं, या अंग्रेजी में आप कह सकते हैं 7 क्यूब्ड, 7 स्क्वायर्ड। और इसके बाद 2 और 3 के बाद यदि बड़े बड़े घात हों, तो उसे हम लोग कोई खास नाम ना दे करके सीधा सीधा घात का अंक ही पढ़ देते हैं। जैसे 5 का घात 7, 6 का घात 3, तो 3 का हम लोग क्या कहेंगे? 6 का घन या 6 क्यूब्ड। लेकिन जब उससे बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उसके अंक के नाम से ही उसे पढ़ते हैं। तो आपने सीखा घातीय संकेतन, साथ ही साथ घात में कौन क्या है, एवं जब घात 2 या 3 के रूप में रहे तो उसे क्या पढ़ते हैं। ये जो फॉर्म है घात के रूप का, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं 3 पर पावर 6 या x पर पावर n, ये जो सब फॉर्म है ये हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप, घातांकीय रूप, घात का रूप। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको तो पता है ना कि पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है? चलिए बताइए, कौन जानते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर। तो आइए हम लिखते हैं इस बात को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना 15 करोड़ किलोमीटर। किलोमीटर ये है आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो इसे हम लोग इतना बड़ा ना लिख करके संक्षिप्त रूप में यदि लिखें तो उसे ही हम लोग कहते हैं घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि इसे लिखना चाहें तो कैसे और आसानी से लिखा जा सकता है?
चलिए 15 है, इसके अलावे जो हमारा 10 है वो कितनी बार आया है ज़रा ध्यान दे दें आप। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। बड़ी बड़ी संख्याओं को जो लिखने का तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, इसे हम लोग जब घातांकीय रूप देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे 15 गुना 10 का बार बार गुना हो रहा है। तो अभी आपने सीखा है कि इसे कैसे लिखेंगे, बेस के रूप में, आधार के रूप में तो 10 ही लिखेंगे, लेकिन घात के अंक के रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो रूप हुआ लिखने का बच्चों, अक्सर आपको पुस्तकों में मिलेगा ये रूप। ये काफ़ी आसान है लिखने में, साथ ही साथ समझने में कि ये कितनी बड़ी संख्या है। और ऐसे रूप को ही हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, अर्थात हिंदी में इसे कहेंगे घातांकीय रूप में लिखना, इस प्रकार से। और आप विस्तृत रूप तो समझ ही गए हैं कि यदि किसी पर कुछ पावर लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग विस्तार से कैसे लिखते हैं। जैसे यदि लिखा हुआ है 2 पर पावर n, ये तो घातांकीय रूप हो गया एक। अब इसी के ठीक उल्टा घात के रूप में लिखा हुआ है, और इसे हम लोग विस्तार से यदि लिखना चाहें, विस्तृत रूप में लिखना चाहें, तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना, जो बेस है उसका बेस से ही गुना होगा, और ये कितनी बार होगा, जितना इसका घात का अंक है, अर्थात n टाइम्स, n बार। जैसे लिखा हुआ है यदि हमारा 5 का घात 4, तो इसका मतलब होता है 5 गुना 5, 5 गुना 5, कुल मिलाकर कितनी बार, 4 बार। ये विस्तार रूप हुआ। यदि आप गुना करना चाहते हैं तो इसे गुना कर सकते हैं। तो कोई इस रूप में लिखा हुआ है तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे विस्तार से लिखना, उसका वैल्यू ज्ञात करना। इतने ही बातें हैं और यही काम हमको करते रहना है। तो आइए एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे यदि हम आपको कह दें बच्चों कि 2 पर पावर 8 एवं 8 पर पावर 2, इन दोनों की तुलना करें, इनमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है, कुछ भी तुलना करने की बात है, कौन बड़ा है। कैसे समझेंगे आप, आधार से या घात से? बिल्कुल, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई लिखा रहे तो आप आधार या घात की तुलना नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए उसका विस्तृत रूप लिखना पड़ेगा, उससे संख्या बनानी पड़ेगी। समझिए 2 पर पावर 8 का क्या मतलब है बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8 बार। आइए हम गुना कर लेते हैं। 4 8 16 32 64 128 256। और दूसरी तरफ हमारा घातांकीय रूप है 8 का घात 2, 8 स्क्वायर्ड। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे विस्तृत रूप में, 8 गुना 8 मतलब 64। अब हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। आप एकदम स्पष्ट हो गए कि कौन बड़ा है, 256। तो हम कहेंगे कि 2 पर पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर, 8 के घात 2 पर पावर 2 से बड़ा है। तो इस प्रकार दोनों ही स्थितियों को हमने समझा। यदि कोई विस्तृत रूप में है तो उसे कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका क्या अर्थ है, इस बात को भी हम समझ रहे हैं। बच्चों आइए अब हम समझते हैं कि यदि अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखना हो किसी संख्या के लिए तो हम लोग कैसे लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के घात का रूप, इस चीज़ को समझने के लिए कोई एक संख्या ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 144, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप पूर्व की कक्षा में भी बहुत बार किए हैं, और उसका हम लिखेंगे घात के रूप में। कैसे करेंगे, 144 को शुरू कर देंगे। चलिए, जो अभाज्य संख्या इसमें से निकल सकती है निकाल लेंगे। 2 को निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 72।
इसमें से भी अगर 2 निकल सकता है तो निकालिए, और इस प्रकार हल करते चलें आप। अब बच गया हमारा 9, 9 में से तो 2 नहीं निकलेगा बच्चों, तो कौन सी अभाज्य संख्या निकलेगी? 3 निकलेगी। ये जो आपका आया यही वाला तो है, घात के रूप में इसी को लिख देना है। अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। स्पष्ट दिख रहा है कि बेस के रूप में जो 2 है वह कितनी बार आया? 1 2 3 4, तब हो गया 2 का घात 4 एवं 3 आया है 2 बार, तो इसे हम लोग कहेंगे 3 का वर्ग। इस प्रकार किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखा जा सकता है और इसका बार बार उपयोग भी आएगा। तो आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लें, 2 4 10 20 संख्याओं को खुद से लिखें एवं उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के घात के रूप में लिखना सीख लें। बार बार ज़रूरत पड़ेगा इस रूप से इस रूप में करने का, इस रूप से उस रूप में करना काफ़ी आसान है। किसी भी संख्या को आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और कीजिएगा। जैसे हम ले लेते हैं इस बार संख्या 180, इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसे घेर के, जैसे भी लिखें। तरीका वही है कि अभाज्य संख्या से हमें भाग लगाना है और तब तक लगाना है जब तक कि भागफल भी हमारा अभाज्य संख्या न बच जाए। फिर से लगाएंगे 2 से 45, 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से, और जब 3 से नहीं लगेगा तो फिर आगे 5 से 7 से 11 से 13 से अभाज्य संख्याओं से लगाएंगे। और इस प्रकार हमने पाया कि 180 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। और इसका जब घातीय रूप लिखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इस प्रकार लिखा जाएगा 2 का वर्ग 3 का वर्ग एवं 5। यही रूप हो गया आपका घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आशा है अब आप किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करके उसे घात के रूप में काफ़ी आसानी से लिख पाएंगे। इस पर भी अभ्यास के प्रश्न हैं, आप उन्हें बना जाइए। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि यदि घात के जगह पर तो ठीक है, यदि आधार के जगह पर, बेस के जगह पर ऋणात्मक संख्याएं हों, निगेटिव नंबर्स हों, तो उसे हम लोग किस प्रकार हल करते हैं। जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं और इन ऋणात्मक संख्या पर कुछ पावर रखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या अंतर आता है। जैसे हमने लिखा है -2 और पावर के रूप में हमने लिख दिया है 3, तो क्या अर्थ इसका समझेंगे हम लोग कि -2 जो संख्या है इसे इसी के साथ गुना करना है, और कितनी बार गुना करना है? 3 बार। तो आइए हम करते हैं, पहले इन दोनों का गुना कर लें बच्चों, क्या हो जाएगा? 4। क्या अभी भी ऋणात्मक रहेगा? बिल्कुल नहीं। 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? धनात्मक। अब हमें एक और -2 से गुना करना है। अब हमें प्राप्त होगा 8 या -8, आप बताएं। एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक को गुना कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा? -8। बिल्कुल ठीक कहा। आइए इसी -2 का हम लोग एक और करते हैं, पावर 4 करके देखते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? -2 गुना -2 गुणा -2 गुणा -2। आइए हल कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 ऋणात्मक है तो धनात्मक हो गया बच्चों, इन दोनों का भी कर लीजिए, और फाइनली हमारा उत्तर आ गया 16। धनात्मक या ऋणात्मक। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण किसी भी संख्या के साथ, 2 ही के साथ नहीं, 3 4 5, किसी भी संख्या के साथ, किसी भी ऋणात्मक संख्या को लेकर के इस प्रकार आप उत्तर प्राप्त करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा फाइनल फल आ रहा है वह ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक आ रहा है। जैसे हम कहते बच्चों कि -5 का घात है 3। आइए जरा हल कीजिए तो मेरे साथ मिलकर। हमें पता है आप हमसे पहले उत्तर अपने नोटबुक में लिख चुके होंगे। बताइए क्या हो जाएगा?
2 ऋणात्मक का गुना करेंगे तो धनात्मक, और अभी भी एक ऋणात्मक बचा हुआ है। अब जब धनात्मक और ऋणात्मक को गुना करेंगे तो होगा ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं कि जब घात के रूप में 3 रहता है तब उत्तर हमेशा ऋणात्मक आता है, लेकिन जब घात के रूप में 4 था तब हमारा उत्तर धनात्मक आता है। ऐसे 1-2 ही नहीं, और भी उदाहरण लेकर कसौटी पर जांचिए। जब आप कई प्रकार के उदाहरण लिखेंगे और खुद से कसौटी पर जांचेंगे, परखेंगे, तो आप पाएंगे बच्चों कि यदि ऋणात्मक आधार हो, पावर घात के जगह पर यदि विषम संख्या हो, तो उसका उत्तर भी ऋणात्मक ही आता है। लेकिन घात के जगह पर यदि सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तब उसका उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। अर्थात हम लोग ये कह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि ऋणात्मक संख्या है और इसके एक्सपोनेंट के रूप में, घात के रूप में कोई संख्या n है, तो इसका जो फाइनल फल आएगा वो इस पर निर्भर करेगा कि n सम है या विषम है। यदि n सम संख्या हो तब फाइनली ये धनात्मक मिलेगा, पॉजिटिव। क्यों मिलेगा वो आपने देखा है, हमने करके देखा है, आप भी करके देख सकते हैं। और जब n विषम संख्या हो तब हमारा जो फाइनल उत्तर है वो आएगा ऋणात्मक। इस प्रकार आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। बड़ी बड़ी संख्या लिखी गई है, लिखा गया है -6 और इस पर पावर दिए हैं 243। पूछ रहा है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, बताइए। तो हमें इससे मतलब नहीं है, ये जब ऋणात्मक है तो आप धनात्मक ऋणात्मक का डिटर्मिनेशन जांच सिर्फ इससे कर सकते हैं। यदि ये विषम संख्या है तो इसका उत्तर होगा ऋणात्मक, और यदि यहाँ कोई सम संख्या लगा दें हम लोग, -6 पर पावर कर दें 40, तो 40 बार गुना करके जांच करने की ज़रूरत नहीं है। घात के रूप में जब सम संख्या होगा तो ये ऑलवेज इसका उत्तर पॉजिटिव होगा, और जब घात के रूप में विषम संख्या होगा तब वह संख्या कैसी होगी, निगेटिव होगी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि घातांक क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, साथ ही साथ किस प्रकार किसी संख्या को घात के रूप में लिखा जाता है। यदि कहीं घात का रूप लिखा हुआ है तो उसका क्या अर्थ है, विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं। यदि कोई विस्तृत रूप में है, बड़ी संख्या है, तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, घातांकीय रूप क्या होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में घातांकीय रूप किस प्रकार लिखा जाता है। साथ ही साथ हमने समझा या जाना कि ऋणात्मक संख्याओं पर यदि घात हो तो वह किस प्रकार से धनात्मक होती हैं एवं कब कब ऋणात्मक होती हैं। आशा है आप इस पर आधारित जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं काफ़ी सरलता से बना पाएंगे। तो इतनी ही बातों पर आधारित आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के पूरा एक प्रश्न दिया गया है, एक अभ्यास दिया गया है। आप उसे अच्छे से पूरी तरह उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ बना जाइए, और हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो ऐसे घातांक वाले संख्याओं से और भी खेलेंगे, उसका और भी कैलकुलेशन करेंगे, उसकी और भी गणितीय संक्रियाएं ढेर सारी करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे और भी नई जानकारी के साथ। तब तक आप क्या करें, खूब खुश रहें एवं अधिक से अधिक अभ्यास करते रहें। मिलते हैं हम लोग नई कक्षा में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।